हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जूही की कली। जूही की कली जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है और निराला जी के अंतर्गत आपकी कोर्स में 2 पोएम लगी हैं। पहली है जूही की कली और दूसरी है भिक्षुक। जूही की कली जो है बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई कविता है जो कि निराला जी द्वारा रचित है और इसी कारण जो तत्कालीन जो आलोचक थे उन्होंने जूही की कली की विशेषताओं को नहीं समझा और इसे नकार दिया। लेकिन बाद में इसी की वजह से निराला जी को बहुत ख्याति प्राप्त हुई। तो आज हम पढ़ेंगे जूही की कली। जूही की कली जो है इसके अंतर्गत निराला जी ने जो है प्रकृति के जो उपादान लिए हैं, जो बिंब लिए हैं, उसका उन्होंने मानवीकरण किया है, जिसके अंतर्गत जूही की कली को उन्होंने नायिका का रूप प्रदान किया है और नायक जो बना है वो है पवन। तो पवन जो है वो जूही की कली रूपी जो नायिका है उसे छोड़कर चला गया है, इसीलिए जो नायिका है वो वियोग में बहुत शिथिल हो गई है। इसी का इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मगन। विजन वन वल्लरी यानी कि जो निर्जन वन में जो लता है जहाँ पर जूही की कली खिली हुई है, यही कहूँ जूही की कली है, उस लता पर सोती थी सुहाग भरी। ये वियोग के कारण शिथिल होकर वो सो रही है, स्नेह स्वप्न मग्न, और अपने प्रेमी से मिलन के ये सुख स्वप्न में डूबी हुई है। अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। और जूही की कली जो है वो बहुत ही कोमल है और तनु है, तरुण है, यानी कि युवावस्था में उसके कदम पड़ चुके हैं और वो बहुत ही कोमल दिखाई दे रही है। द्रग बंद किए शिथिल पत्रांग पे। जूही की कली जो है वो विरह के कारण अपने द्रग बंद किए शिथिल होकर एक तरह से पड़ी हुई है, सो रही है। और वासंती निशा थी, जबकि जो वातावरण था उसमें वसंत का जो वातावरण खिला हुआ था, चारों तरफ वसंती हवा चल रही थी। विरह विदुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन। अब पवन जो उसका नायक है वो अपने प्रिया यानी कि जूही की कली को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया था, जिसे कहते हैं मलयालोक, जिसका नाम था मलयगिरी पर्वत। तो पवन रूपी नायक जो है वो अपनी प्रिया जूही की कली को छोड़कर किसी दूर देश मलयगिरी पर्वत पर चला गया था। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। इन लाइनों में निराला जी ने बताया है कि पवन को भी अपनी जो नायिका है जूही की कली उससे बहुत प्रेम है और जब वो उसे छोड़कर चला गया है तो उसे भी अपनी जो नायिका है उससे विरह की अनुभूति होती है और उसके बाद उसे अपनी नायिका से साथ जो बिछड़ने के बाद जो उसे अपने मिलन की वो मधुर बातें याद आती हैं। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात की, उसे वो भी याद आता है कि किस प्रकार चांदनी की आधी रात में वो दोनों साथ थे। आई याद कांता की कमनीय गात, और उसे ये भी याद आता है कि किस जूही की जो कली उसकी जो नायिका थी उसकी कमनीय उसकी जो कमनीय काया है, उसकी जो मधुर बातें हैं वो सब उसे याद आती हैं और वो उसकी जो विरह है अपनी नायिका के प्रति ही विरह में वो तड़पने लगता है। और इसके बाद आगे देखते हैं। फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता कुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की कली खिली के साथ। अब चूँकि पवन को भी अपने विरह की अनुभूति होती है और वो अपने विरह में यानी कि अपनी नायिका से मिलने के लिए तड़प उठता है, तो उसके बाद फिर वो कुछ भी सोचता नहीं है और कुछ भी एक पल का भी इंतज़ार नहीं करता। और उपवन सरित यानी कि जितने भी बाग बगीचे और नदी, गहनगिरी कानन, घने जो जंगल हैं और पर्वत पहाड़ सब कुछ पार करके कुंज लता पुंज यानी कि वन उपवनों को पार करके पहुंचा उसने की कली खिली के साथ, और उस जगह पे पहुंच जाता है जहां उसने ये रति क्रीड़ा जो क्रीड़ाएँ की थी अपनी ही कली यानी कि नायिका के साथ, नायिका यानी कि जूही की कली के साथ जो भी उसने ये क्रीड़ाएँ की थी उस जगह पर पहुंच जाता है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन में।
लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि जूही की कली जो है वो शिथिल होकर अपनी जो है वो सो रही है और अपने सुख स्वप्न में खोई हुई है कि कब उसका मिलन होगा अपने प्रेमी के साथ। तो इस चीज़ को ही वो देखता है, लेकिन वो तो नहीं जानता कि वो किस सपने में खोई हुई है। तो वो तो बस ये देखता है कि वो सो रही है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसका जो प्रेमी है वो उसके पास आ गया है। और ना ही उसने उठकर उसका स्वागत किया और ना ही ये पूछा कि कहो तुम कैसे हो। तो नायक ने चूमे कपोल, तो नायक ने फिर उसके जो कपोल हैं वो चूमे, लेकिन उसके ऐसा करने से यानी कि पवन के ऐसा करने से डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोर। उसकी जो लताओं की पूरी जो लड़ी है वो ऐसे हिल उठी जैसे कि कोई झूला हो। इस पर भी जागी नहीं, लेकिन इस पर भी जो जूही की कली है वो जागती नहीं है और ना ही अपनी गलती के लिए अपनी ही जो उसने चूक की है उसके लिए क्षमा की याचना करती है कि उसे नहीं पता चला कि नायक जो है वो उसके पास आ चुका है और उसे अपने मिलन का उसे आभास ही नहीं हुआ है। और निद्रालस बंग के विशाल नेत्र मूंदी रही, वो उसी तरीके से अपने विशाल नेत्रों को मूंदे हुए पड़ी रही कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पे। जैसे कि कोई मतवाली जो है वो यौवन की मदिरा पिए हुए पड़ा रहता है, उसी प्रकार जूही की कली जो है वो अपने ये यौवन रूपी मदिरा का पान किए हुए बिल्कुल निश्चिंत होकर और एक तरह से या फिर शिथिल होकर वो उसमें पड़ी सो रही थी और उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि पवन जो है वो उसके पास वापस आ गया है। आगे देखते हैं। कौन कहे निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। अब आगे निराला जी बताते हैं कि जब इस प्रकार जूही की कली जो है वो नायक के आगमन पे उठती नहीं है, ना ही कोई हर्ष व्यक्त करती है, तो नायक यानी कि पवन को ऐसा लगता है कि जूही की कली जो उसकी नायिका है उसे बिल्कुल भी उसके आने का हर्ष नहीं हुआ है और वो उससे उस जो नायक है उसे बहुत क्रोध आ जाता है और क्रोधित हो जाता है कि उसकी जो नायिका है उसने उसके प्रति बिल्कुल भी कोई भी हर्ष या कोई भी उसका प्रतिवादन नहीं दिया, उसके प्यार का कोई भी प्रतिरूप नहीं दिया। तो इसीलिए उस निर्दय उस नायक ने यानी कि वो जो नायक था यानी कि पवन था, उसने निर्दय होकर निपट निठुराई की, बहुत ही कठोरता के साथ झोंकों की झाड़ियों से अपने झोंकों से जो जूही की कली जिस लता पे या झाड़ी पे थी उसे पूरी तरह से झकझोर दिया, सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली और जिससे कि इतनी ज़ोर से उसने झटका दे दिया, बहुत ज़ोर से झटक सा दिया जिससे कि जो उसकी जूही की कली जो सुकुमार देह थी, सुंदर सुकुमार कोमल देह थी, वो सारी झकझोर डाली और साथ ही उसके जो कोमल कपोल थे वो भी सारे मसल दिए, जिससे कि क्योंकि उसे बहुत क्रोध आ रहा था तो इसलिए उसने फिर उसे पूरी तरह से झकझोर दिया। चौंक पड़ी युवती, जिससे उसके इस कार्य से जो कि युवती यानी कि जूही की कली रूपी जो नायिका है वो चौंक के उठ पड़ती है। चकित चितवन ने चारों ओर फेर और चकित होकर वो अपने कोमल नेत्रों से चारों ओर देखती है, हेर प्यारे को सेज बात और अपने प्यारे को अपने जो नायक है उसे अपने पास देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है, नम्र मुख हंसी खिली और बहुत ही हड़बड़ाकर जब वो देखती है तो बहुत ही खुश होती है कि उसका जो नायक है जिसके सपने में वो खोई हुई थी वो उसके पास ही है, पास आ गया है और जिससे कि वो बहुत ही खुश होती है। खेल रंग प्यारे संग और उसके बाद उसके हर्ष को देखकर उसका जो नायक है पवन, उसका भी क्रोध दूर हो जाता है और दोनों जो हैं वो उनकी गिले-शिकवे दूर हो जाते हैं और फिर दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों जो हैं प्रेमी प्रेमिका वो प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। यानी कि ये जिस स्वप्न को देख रही थी जूही की कली रूपी जो नायिका है वो उसी स्वप्न को वापस से जीने लगती है और दोनों जो हैं नायक नायिका वो पुनः एक हो जाते हैं। इस प्रकार लास्ट में हम देखते हैं कि जो जूही की कली की जो कविता है ये निराला जी ने बहुत ही सरल भाषा में लिखी है और इसमें किसी तरह की भी कोई भी क्लिष्टता नहीं है। तो विशेष में हम यही डालेंगे कि इसमें जो भाषा है वो बहुत ही सरल है और इसमें जो मेन चीज़ है वो है मानवीकरण।
क्योंकि इन्होंने नायिका के रूप में जूही की कली को लिया है और नायक के रूप में पवन को लिया है। तो इसमें इन्होंने प्रकृति के उपादानों का मानवीकरण कर दिया है और साथ में इन्होंने नायक नायिका के वियोग का वर्णन है। शुरुआत में इन्होंने ये पूरा वियोग वर्णन दिखाया, उसके बाद अंत में इन्होंने उनका संयोग करा दिया। तो ये थी जूही की कली ये की कविता, जो कि आपके कोर्स में है। और अगले लेक्चर में हम की अगली पोयम पढ़ेंगे, जो कि है भिक्षु। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।